हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी टीजीटी की अच्छी चल रही होगी, आशा मेरी है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपको 125 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिनमें से 70 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 125 तक वो आपको सेकंड पार्ट में कराए जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर फेस करने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और आपको इससे हेल्प मिले, एग्ज़ाम में जो पेपर सोल्व करने में आपको इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो अब समय की कमी को देखते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस द क्लॉक हैज़ स्ट्रिकन 3। दिस इज़ एग्जाम्पल 4। देखिए, जब की ये बात है तब तक जो घड़ी है उसका आविष्कार नहीं हुआ था और इसमें घड़ी की बात की गई है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा कोकोफेनी। ठीक है, आंसर होगा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, एनाक्रोनिज्म इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात की गई है, अ पर्सन और अ थिंग प्लेस्ड इन रॉन्ग टाइम पीरियड, उसको हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जिस घड़ी की बात हुई है उस घड़ी का तब तक आविष्कार ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एनाक्रोनिज्म होगा। सेकंड क्वेश्चन है, रोजालिंड इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज। जो रोजालिंड थी एज यू लाइक इट में जो वो हीरोइन थी उसने खुद को किस रूप में छिपाया हुआ था? तो एक गैनीमेड नाम के लड़के के रूप में, एक प्ले बॉय के रूप में वो खुद को छिपा कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ब्रिटिश blank all over Africa and Asia collapsed in the half of the 20th century। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें आपको बताना है। देखिए, इसमें पहला है हैगमनी। हैगमनी होता है नेतृत्व, रेजिडेंस होता है निवास, डोमिशियल होता है आवास और इनहेरिटेंस होता है विरासत। तो इसमें अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, हेजमनी। ठीक है, नेतृत्व। द ब्रिटिश हेजमनी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जो ब्रिटिश थी वो नेतृत्व कर रही थी पूरी अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को अंडरलाइन, जो ऑप्शन है आपका वहाँ पर आपको सही ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो इट वॉज रेनिंग हैविली ऑल, ये क्वेश्चन देखें, इट इज़ रेनिंग हैविली ऑल थ्रू दिस वीक। तो इट इज़, तो ऑल पूरे वीक, इस पूरे वीक में बारिश होती रही। तो यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़ रेन। ठीक है, हैज़ रेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ फॉलन डाउन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका गलत दिया गया, ये जो मतलब क्वेश्चन है वो गलत दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट करना है। तो इसमें करेक्ट करने का आपको मैं बता दूं कि जो फॉलन डाउन हमारा वर्ड होता है, फॉलन डाउन जो वर्ड होता है हमारा, वो करते हैं हम यूज़ जब कोई वस्तु अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उससे नीचे गिरती है। अगर कोई वस्तु गिरती है तो हम उसके लिए फॉलन डाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें करेंसी की, अगर हम बात करें करेंसी की, तो करेंसी के लिए हम डाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फॉलन डाउन। ठीक है, तो फॉलन डाउन इसका वर्ड क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ फॉलन डाउन। तो आपको क्या देखना है, जो फॉलन डाउन है ये इसमें इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको फॉलन नहीं आना था, यहाँ पर सिर्फ आपका डाउन वर्ड दिया होना था, हैज़ डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ये आंसर इसमें एरर में है। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना है। द गवर्नमेंट फील्स दैट राइस प्रोडक्शन नीड टू बी इंक्रीज्ड। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, द गवर्नमेंट फील्स यानी महसूस करती है। ठीक है, ये इन्होंने फील्स इसमें सही लगाया है। लेकिन जब आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट राइस प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन के साथ में आपको भी नीड्स लगाना था।
ठीक है। एस का इस्तेमाल, एस या एस का यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, टू बी इंक्रीज्ड। तो इसमें क्या है, कौन सा पार्ट आपका गलत है, पार्ट नंबर डी आपका एरर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, ही विल सक्सीड, यू नेवर। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन फ्रेज, येलो जर्नलिज्म क्या होता है। इसमें पूछा गया आपसे येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का हिंदी में मीनिंग मैं आपको बता दूं, ये होता है सनसनीखेज पत्रकारिता, सनसनीखेज पत्रकारिता। तो इसमें आप जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप बताएंगे कि इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सनसनीखेज खबर का मतलब होता है कि जब आप पीले वर्ड में किसी चीज़ को लिखते हैं, पीले वर्ड के अंदर किसी चीज़ को आप लिखते हैं तो वो सनसनीखेज लाइन लिखते हैं, ठीक है। जब आप जो बैकग्राउंड कर दो वो पीला कर देते हैं कई बार और उस पर कुछ राइट करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है या इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को दी जाती है। येलो जर्नलिज्म होता है सनसनीखेज पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई है। आवर फ्रेंड सतीश एंड उदय लिव्ड इन चेन्नई, तो इसमें बात की गई 2016 की, तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा अनटिल। जो हमारे फ्रेंड है उदय और सतीश वो 2016 तक चेन्नई में थे, तो अनटिल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी ब्लैंक her energy and started shouting only when he heard the noise of bulldozers and cranes, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आपका आंसर वो होगा कंजर्व्ड। ये होता है संरक्षित करना। उसने क्या किया, अपनी आवाज़ को संरक्षित कर दिया जब उसने देखा कि बुलडोज़र और क्रेन्स जो है आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोप्राइट प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन से है। द प्रिंसिपल विल मीट यू, ठीक है। तो नून के साथ आप यूज़ करेंगे एट का, नून के साथ यूज़ होता है आपका एट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आवर एग्ज़ाम विल बिगिन 2 वीक, ठीक है। 2 वीक्स की इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका इन का यूज़ होगा। हाँ, जहाँ वीक्स की बात आती है वहाँ पर क्या करेंगे, आप इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। यानी छड़ी को तोड़ो बच्चे को बिगाड़ो। तो इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड के कुछ रूट वर्ड होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ़, अनलेस, बिकॉज, ये जो वर्ड होते हैं इफ़, अनलेस, बिकॉज, ठीक है। अगर आपको कहीं नज़र आ जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इसमें आपको कहीं नज़र आ रहा है ये वर्ड जो मैंने आपको बताया, यस, ये सेकंड नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ़ सेंटेंस। इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स साइन होता है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको करना है सिंपल सेंटेंस टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है किस में, इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्वेश्चन है आपका, ही ऑव्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर, ठीक है। ही ऑव्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए मैंने अभी आपको कुछ वर्ड बताए थे। तो मैंने आपको बताया था इफ़, ठीक है। दूसरा आता है आपका बिकॉज, ठीक है। इफ, बिकॉज, ठीक है।
इफ बिकॉज दैट, इफ बिकॉज दैट, अनलेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके इसमें, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए तो आप ये समझ जाना कि ये चारों जो वर्ड आपके कहीं भी नजर आते हैं तो वो सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि एक सेंटेंस दे दिया गया है सिंपल में और आपको बताया गया है कि उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये वर्ड इसमें ढूंढेंगे। अब कौन सा वर्ड इनमें से यहाँ पर है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है आपको दिया गया है दैट। ठीक है, दैट वर्ड आपको यहाँ दिया गया है, तो आप इसे समझ जाइए। इट इज़ ओविंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीडेड। अब आप कहेंगे कि बिकॉज ऊपर वाले में दिया गया है ही सक्सीड, हिज फादर हेल्प्ड हिम। तो देखिए ये सेंस चेंज कर देता है, ऊपर वाला जो है सेंस आपका चेंज कर देगा, सेकंड वाला आपका चेंज सेंस को नहीं करता, तो उसी सेंस में आपको बताता है, तो इसलिए ये नीचे वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी वन विशेज टू बी हैप्पी। इसको आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव में आपको इसको चेंज करना है। तो जब आपको एवरी वन दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर आप लगा देंगे एवरी वन की जगह पर आप लगा देंगे, देखिए सेंस को आपको चेंज नहीं करना है और सेंटेंस को इसी तरह से बरकरार रखना है सेंस को। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी यानी सभी खुश रहना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इज़ देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी। नहीं, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इज़ देयर एनी मैन हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन उसका आपको क्या करना है, सेंस नहीं बदलना है और यूज़ करना है उसमें आपको नो सूनर। इसमें ऊपर आपको दिया गया है ना नो सूनर, बाय यूजिंग द नो सूनर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर। और सेंटेंस है आपका एज सून एज द थीफ शो द पुलिसमैन ही रन अवे। तो आपको सेंस चेंज नहीं करना है और नो सूनर वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रन अवे। ठीक है, इस चीज़ को आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा गया है आपसे फिल इन द ब्लैंक। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आई एम सॉरी आई कांट कम टू द पार्टी। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जब आपसे बात की जाए ईयर की, ठीक है, ईयर और मंथ की बात की जाती है तो आप लगाओगे इन। ठीक है, आप क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। ठीक है, और अगर बात की जाती है आपसे वीक की, ठीक है, वीक के लिए अभी हमने पीछे बात की थी ना, तो वीक में आप क्या लगा दोगे, वीक में लगेगा आपका, अभी हमने बात की थी तो उसमें हमने लगाया था इन का यूज़। ठीक है, वीक में भी आप क्या करोगे, इन का यूज़ कर दोगे। यानी जब ईयर, वीक और मंथ की बात की जाए तो आप क्या लगा दोगे, इन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपसे बात की जाती है किसी डे की या डेट की, ठीक है, तो डे और डेट के लिए आप क्या लगाओगे, ऑन। ठीक है, ऑन यूज़ करोगे आप डे और डेट के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने है आई एम सॉरी आई कांट कम टू द पार्टी ऑन संडे। ठीक है, ऑन संडे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दे ऑफन गो टू द पार्क। अब इसमें बात की गई है समर की। देखिए सीज़न की बात की गई है, ये भी बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ के बारे में, क्योंकि 4 मंथ का सीज़न होता है। ठीक है, तो इसमें समर की बात की है, यहाँ पर आप इन लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। अब आपसे पूछा गया अपोजिट के लिए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अपोजिट के लिए पूछा गया स्केप्टिकल। स्केप्टिकल होता है आपका अविश्वासी। अविश्वासी जो होता है आपका वो होता है स्केप्टिकल, अविश्वासी। ठीक है, अविश्वासी होता है आपका स्केप्टिकल। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा सही वर्ड क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट आता है इसमें डाउटफुल,
डाउटफुल होता है आपका संदेहवादी, होपफुल होता है आपका आशावादी, ठीक है। तो आप देखिए आशावादी हो गया तो उसका आंसर क्या लगेगा, यही लग जाएगा। हमें आंसर ढूंढना है ना स्केप्टिकल का, तो अविश्वासी का क्या होगा, होपफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन, यहाँ पर भी आपसे अपोजिट पूछा गया है, ऊपर भी आपसे अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट पूछा गया इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हिज फुजी थॉट। तो जो फुजी होता है, फुजी का मीनिंग होता है अस्पष्ट, यानी फुजी होता है ना कुछ मतलब उलझा उलझा सा, ठीक है। तो इसका अपोजिट पूछा गया है, तो फुजी का जब मैंने बता दिया आपको अस्पष्ट है, फुजी का क्या आंसर होगा, अस्पष्ट होगा। तो क्लियर का क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। मिस्टी होता है धुंध भरा, वेग होता है स्पष्ट, और यूजफुल होता है उपयोगी। इनमें से तीनों में से कोई इसका सूटेबल आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्री राफेलाइट एम एट, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो प्री राफेलाइट थे उनका एम क्या था। तो जो प्री राफेलाइट थे ये एक ग्रुप था, ठीक है, एक पेंटर्स का एक ग्रुप था। ये यंगर पेंटर्स हुआ करते थे, जो यंग पेंटर्स का एक ग्रुप हुआ करता था प्री राफेलाइट। तो उनका जो एम था वो क्या था, शोविंग इंटरेस्ट इन मेडाइवलिज्म, ये भी था। पिक्चर रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटोन्स, यस ये भी था। यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड ऑफ द स्पिरिट, यस ये भी था। तो ऑल ऑफ द वन इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एवल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। तो ये लाइंस पूछी गई है कि ये लाइंस किसने लिखी है। तो ये जो लाइन है आपकी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, और ये लाइन है हेनरी फिफ्थ की। हेनरी फिफ्थ एक इनका वर्क है जो इन्होंने किंग्स के ऊपर लिखा हुआ था, उसके एक्ट 4 में, ठीक है, एक्ट 4 में इन्होंने ये बात कही है। ये इनका डायलॉग है हेनरी फिफ्थ में, विलियम शेक्सपियर का एक्ट 4 में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस द ब्रेड। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सही उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है नोटिस वाले वर्ड में। तो इसमें पूछा गया है द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द बर्ड, अबाउट द ब्रेड, ठीक है। तो देखिए नोटिस के बाद में जब हम किसी चीज़ पर नोटिस की बात करते हैं तो नोटिस ऑफ लगता है, ठीक है, क्या लगता है, नोटिस ऑफ, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? ये वर्ड किसने कहा है, तो ये वर्ड किसने कहा है, ये वर्ड कहा है मैकबेथ ने, जब उसने मर्डर कर दिया था डंकन का, किंग डंकन के मर्डर के बाद में वो कहता है कि क्या पूरे नेपच्यून का जो ऑप्शन है वो इस जो खून मेरे हाथों पर लगा है क्या उसे साफ़ कर पाएगा। तो मैकबेथ ने ये लाइन कही थी जब उसने डंकन को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज़। तो देखिए आपसे पूछा गया ही आस्क्ड मी। आप क्वेश्चंस की ध्यान में रखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो उसमें कहा गया है आस्क्ड मी। जब आस्क्ड वर्ड का इस्तेमाल होता है तो आपको ये मैं बता दूं, ये आपको क्या लगेगा, इनडायरेक्ट में लगेगा, ठीक है, किस में लगेगा, इनडायरेक्ट में लगेगा। इसमें आपसे शेड या शे नहीं पूछा गया, ठीक है, से नहीं कहा गया है, शेड नहीं कहा गया है, उसने कहा है आस्क। तो जब आस्क की बात आती है तो आप उसमें देख लोगे ये इनडायरेक्ट में है, तो यहाँ कोमा इन सब चीज़ों की कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टेड कोमास की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आई थिंक साम विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है, आई थिंक साम विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो आपको क्या करना है, चेंज करनी है इसको, वॉइस को, ठीक है। तो इसमें जब आप इसे चेंज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते वक्त इसमें आपको हो जाएगा आई थिंक दे विल इन्वाइट शाम टू द पार्टी, ठीक है, दे विल इन्वाइट, क्योंकि इन्वाइटेड हो जाएगा ना, विल बी इन्वाइटेड आपको क्या लग जाएगा, पैसिव में लग जाएगा। तो इसकी एक्टिव वॉइस कौन सी होगी, आई थिंक दे विल बी इन्वाइट शाम टू द पार्टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
कॉमेडी ऑफ एरर बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट ऑन स्टोरीज। तो जो कॉमेडी ऑफ एरर था इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी प्लॉट की स्टोरी की जो इसमें कॉमेडी ऑफ एरर में थी। तो देखिए इसमें ट्विन ब्रदर्स थे, आपको मैं बता दूँ ट्विन ब्रदर्स थे, ठीक है, जो बिछड़ जाते हैं एक समुद्री दुर्घटना में। एक ब्रदर अपनी माँ के पास रह जाता है और एक ब्रदर रह जाता है अपनी इसमें दो ट्विन ब्रदर्स थे, एक तो जो सर्वेंट थी उसके दो बेटे थे, ट्विन थे वे भी, और जो मालिक थे उनके भी दो ट्विन बेटे थे। तो ये क्या होते हैं, दोनों ट्विन्स जो है आपस में अलग हो जाते हैं एक दुर्घटना में, एक माँ के पास चला जाता है एक पिता के पास चला जाता है। तो इसकी ये चीज़ है इसमें, तो टू ब्रदर्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाल्सवर्दी इज़, तो गाल्सवर्दी क्या थे, गाल्सवर्दी एक रियलिस्ट थे, ठीक है, इनके जितनी भी आप वर्क देखोगे वो रियलिटी पर बेस्ड थे, रियलिटी पर बेस्ड थे, यानी कहने का आशय यह है कि जितने भी इन्होंने वर्क लिखे हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या करते थे, वो अपने वर्क में ये दिखाया करते थे कि वो अपने वर्क में दिखाया करते थे कि समाज में क्या चल रहा है, प्रिजन्स की जो प्रिजन थे जेल थी उनको दिखाते थे, लेबर को दिखाते थे। तो वो बहुत माइन्यूट और डेलिकेट ऑब्जर्वेशन करते थे, उसके बाद में वो अपने वर्क को लिखा करते थे। तो इस तरह का क्या है, ये रियलिस्ट एंड बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो क्या है, ये आपका नाउन क्लोज हो जाएगा, ठीक है, नाउन क्लोज हो जाएगा क्योंकि देयर रिजल्ट की बात की गई है, नाउन के बारे में बात की गई है रिजल्ट के बारे में, और वॉज क्वाइट गुड, तो ये क्लोज आपकी कौन सी होगी, नाउन क्लोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज़ क्लियर दैट ही वेंट टू पे ऑफ हिज ओल्ड स्कोर्स। तो आपसे पूछा गया कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात से पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम हिज एटीट्यूड की उसके स्वभाव से पता चल रहा है ही वेंट टू पे ऑफ स्कोर्स की वो अपना पुराने बदले चुकाएगा, ठीक है। तो पुराने बदले चुकाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका जो फर्स्ट आंसर होगा टू हैव हिज रिवेंज, वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो जो वो कौन सी साइंस है जो सोसाइटी के कल्चर और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर और देयर डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, पर्सन एनिमल एंड ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, ठीक है। तो वो मतलब क्या होता है, वो जानवर, उस जानवर या ऑब्जेक्ट या पर्सन को हम क्या कहते हैं जो गुड फॉर्चून लेकर आता है, तो हम उसको बोलते हैं मास्कट। क्या बोलते हैं, मास्कट। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, मास्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस, ठीक है। यू शुड वॉश दिस न्यू ड्रेस बाय हैंड। तो आपकी इसकी क्या करना है, इसकी वॉइस आपको चेंज करनी है पैसिव में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिस न्यू ड्रेस शुड बी वॉश्ड बाय हैंड बाय यू, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नैरेशर इन लाइफ फीस्ट क्या होता है। तो मैकबेथ के जीवन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जीवन की दावत में क्या होती है, तो क्या है, उसको नींद नहीं आ रही थी डंकन की डेथ के बाद में, तो वो कहता है स्लीप को द चीफ नैरेशर इन लाइफ फीस्ट वो बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिएंटेड इन 1833, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन थे आपके, न्यूमैन। जो न्यूमैन थे वो नोटेबल फिगर थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में जो 1833 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नियरेस्ट, इस वर्ड को याद रखना नियरेस्ट, और या फिर आपसे पूछा जाए अपोजिट, इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करके तभी मार्क करें। सिन इज़ द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। तो एप्रीहेंड का मतलब होता है एक तरह से त्यागना, ठीक है, इसका त्यागना इसका आंसर होगा, ठीक है। तो त्यागने का क्या लग जाएगा आपका फियर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आपसे पूछा गया गिव अप का क्या हो जाएगा, त्यागना हो जाएगा, डिस्कोरेज का दुस्साहस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रीहेंड का मीनिंग होता है आपका त्यागना, डिस्कोरेज होता है हतोत्साहित करना, कॉम्प्रीहेंड होता है आपका समझना। तो एप्रीहेंड का सिनोनिम क्या लगाएंगे आप, फियर, डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 37, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग। तो आपसे इसमें भी पूछा गया है नियरेस्ट, क्या पूछा गया है, नियरेस्ट पूछा गया है। ही फेल इनटू एन एबेस ऑफ डेस्पेयर, ठीक है। एबेस होता है रसातल या अगाध गर्त, बहुत ज़्यादा गहराई वाला जो गर्द होता है ना, गर्त होता है, या बहुत ज़्यादा गहराई वाला जो गड्ढा होता है, बहुत ज़्यादा एबेस होता है अगाध गर्त, यानी एक ऐसा गड्ढा जिसकी आप गहराई ना नाप सको। ही फेल इनटू एन अबेस ऑफ डेस्पेयर। तो आपको इसमें नियरेस्ट बताना है। तो वेल होता है आपका कुआं, डीप पिट होता है आपका गहरा गड्ढा, और शी होता है आपका समुद्र। तो देखिए समुद्र की ही कोई गहराई नहीं नाप सकता, तो एबेस का क्या लगेगा आपका, सी लग जाएगा। होलो होता है आपका जो खोखलापन होता है, उसके लिए होलो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग, आपसे पूछ लेगा अपोजिट। हर इलनेस एंड्रेवेटेड द होल फैमिली। तो इसमें जो इसका मीनिंग होता है वो होता है प्रवेश करना, ठीक है, कि एक बीमारी, उसकी बीमारी ने उसके पूरी फैमिली में प्रवेश कर लिया। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर होगा एनहांस्ड होता है बढ़ाना, एग्जीक्यूटेड होता है कमज़ोर करना, एनर्जाइज्ड होता है कमज़ोर करना, वीकेंड होता है कमज़ोर करना। तो जिसका आंसर होगा एनर्जाइज्ड होगा, एनर्जाइज्ड इसका आंसर होगा, यानी कमज़ोर कर दिया, उसकी पूरी फैमिली को कमज़ोर कर दिया उसकी बीमारी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर टू इलस्ट्रेट पॉइंट। द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर टू इलस्ट्रेट पॉइंट। इंसर्टेड होता है, देखिए कई बार आप सिम को भी निकाल देते हैं ना मोबाइल में से, तो वो भी कहता है इंसर्ट द सिम। तो इंसर्ट क्या होता है, नहीं प्रवेश कराना, इंसर्ट होता है आपका प्रवेश कराना, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट, तो प्रवेश कराने का क्या हो गया, रिमूव्ड, क्या लग जाएगा इसका, रिमूव्ड। डिडक्टेड होता है आपका कटौती, एडिड होता है जोड़ना, डिक्लाइन होता है झुकाना। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नियरेस्ट। तो द स्टूडेंट टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। तो कॉपियस क्या होता है, कॉपियस होता है प्रचुर, कि जो लड़का था उसने प्रचुर मात्रा में नोट्स बना लिए थे जब जो उन लेक्चर्स के जो विजिटिंग जो प्रोफेसर आए हुए थे उन्होंने डिलीवर किए थे। तो कॉपियस होता है आपका प्रचुर, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो एक्सटेंसिव होता है आपका व्यापक, बॉन्टियस होता है दानशील, एग्जिस्टिंग होता है सुविस्तृत, और अबाउंडिंग होता है आपका भरपूर। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा, एक्सटेंसिव यानी व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म एकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय। द टर्म एकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय। तो ये वर्ड किसके द्वारा कॉइंड किया गया है, तो एल्फ्रेड कॉस्बे के द्वारा ये वर्ड जो है कॉइंड किया गया है। देखिए इन कॉइंड वर्ड को भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा वर्ड किसके द्वारा कॉइंड किया गया है। तो एल्फ्रेड कॉस्बे ने एकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म को क्या किया था, कॉइंड किया था। नेक्स्ट वर्ड है अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स एडोप्टेड फॉर सिंगिंग और रिसाइटेशन विच प्रेजेंट अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म। तो सिंपल नैरेटिव फॉर्म में होते हैं
और सिंगिंग या रिसाइटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रामेटिक होते हैं, एक्साइटिंग एपिसोड में होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, सिंगिंग के लिए है, तो आपके बैलेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका विच आर द टू बर्ड्स। तो इसमें दो बर्ड्स के बारे में पूछा गया है, दैट द सोलिटरी रीपर इज कंपेयर टू द वर्ड्सवर्थ पोएम द सोलिटरी रीपर। जो सोलिटरी रीपर थी उसको दो बर्ड से कंपेयर किया गया था, तो यहाँ उनका नाम पूछा गया है, तो वे थी द नाइटिंगेल एंड द कुकू। ठीक है, नाइटिंगेल और कुकू वो बर्ड्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्पेलिंग आर गिवन फॉर अ वर्ड, पिक द राइट चॉइस। तो आपको राइट चॉइस बताना है, तो ग्रामेटिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पोज करके चीज़ों को दोबारा देखते रहिए, जिससे इन चीज़ों की स्पेलिंग्स वगैरह की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी फर्स्ट। विच ऑफ द वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब यहाँ से आप पूछ लिया गया मिस स्पेल्ट वर्ड। क्या पूछा गया आपसे, मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है। कन्वेनियंस, येस्ट, इंडिस्पेंसिबल, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग आपकी गलत है। कॉन्शियस की स्पेलिंग में क्या आएगा, CONSCI, CONSCIOUS। ठीक है, कॉन्शियस आपका इसका होगा आंसर, ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी शेड मी दैट कैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, इसका आंसर होगा सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। कैन का कुड हो जाएगा, और सब्जेक्ट को जब आप इससे करोगे तो आई का क्या होगा, शी है तो सी लग जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा डू फॉर यू, तो वो बात करिए शी के बारे में, अपने बारे में बताए, तो यहाँ पर शी का क्या लग जाएगा, मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर है ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू द वर्ड्स। तो इसका आंसर आपका लग जाएगा, अर्ज्ड की बात की गई तो अर्ज्ड यानी एक तरह से इसमें ऑर्डर वाली बात हो गई, तो इसका आंसर लग जाएगा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ठीक है, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ये इसका अर्ज्ड है, तो एक तरह से ऑर्डर फॉर्म में होगा, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही शेड टू दैम विल यू लिसन टू सच अ मैन। ये क्या तुम इस तरह के व्यक्ति को सुन सकते हो, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर होगा बी। ही आस्क्ड दैम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी, तो रेंडेवर्स की आपके जो वर्ड होगी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि समय कम है। आप इस चीज़ को पॉज करके जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से देखते रहिए, 2 बार देखें 3 बार देखें, जब तक आपके समझ में नहीं आता तब तक देखते रहिए। द करेक्ट स्पेलिंग इज़, तब से प्रिजर्वेंस की जो है स्पेलिंग करेक्ट पूछी गई है, तो इसकी फर्स्ट स्पेलिंग ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें आप इसे याद रखिए, ये रंस होता है, RANCE होता है, प्रिजर्वेंस होता है तो RANC होता है। अब इसी में ही सबसे ज़्यादा गलती कर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो इसका आंसर है ऊपर वाले का वो होगा वन कैन लिव and work in the town without being aware of the daily march of the sun across the sky without never seeing the moon and stars। देखिए इसमें बात की गई है 2 अपोजिट चीज़ों की, 2 अपोजिट चीज़ है आपकी सन एंड मून स्टार्स। ठीक है, तो सन और मून की बात की गई है, 2 अपोजिट चीज़ें हैं, तो जब 2 अपोजिट चीज़ों की बात होती है तो वहाँ आप लगाएंगे एवर का यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ होता है, एवर का यूज़ होता है, वहाँ नेवर का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कब थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, तो जब 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, उस समय वहाँ पर एक प्यूरिटन लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल, उनका राज चल रहा था। ओलिवर क्रॉमवेल ने थिएटर को बंद करा दिया गया था, ड्रामा जो थे वो बंद करा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़े और सोल्व करें, इसके को पॉज करें और साथ ही साथ जो नीचे आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को आप इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। वैसे मैं इनके आंसर्स आपको बता दूंगी, इस चीज़ को पोज करके आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। जो आपका फर्स्ट है इसका आंसर आपका बी होगा, सेकंड का आंसर आपका आता है डी, और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है आपका 56 का आपका आएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें आपसे पूछा गया है डैनियल टोल्ड मी, अंडरलाइन प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है, कौन सी प्रोनाउन है। डैनियल टोल्ड मी टू यूज़ हिज न्यू बाइक। ठीक है, हिज न्यू बाइक, तो बता रहे कि उसकी नई बाइक, तो पजेसिव है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जैक्वीज इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, की पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है। ये एक बहुत बेहतरीन जो डायलॉग है, आप इसको याद कर लीजिए। तो व्हाट इज़ द सेवन्थ स्टेज, की सातवीं जो वो स्टेज है वो कौन सी होती है। तो द सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मैरी बिविलियन और बिविलियन। ठीक है, ये इसकी सेवन्थ स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय की कमी को देखते हुए मैं काम वाले हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत तेज़ी से काम कराया जा रहा है। आल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी, तो सेंटेंस में जो आल्दो वर्ड दिया गया है वो क्या है। तो ऑल्दो जो वर्ड है वो उसका यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होगा आपका यद्यपि। क्या होगा, यद्यपि शी इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। तो यद्यपि आल्दो कौन सी होती, क्या होता है, कंजक्शन होती है। आल्दो क्या होती है, कंजक्शन होती है। आई लिव इन जबलपुर वेयर एज माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फैमिली किस चीज़ क्या है इसमें, है ना। तो फैमिली क्या है आपकी, इसमें फैमिली आपकी नाउन है। वेयर माई फैमिली, वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बिलीव योर सेल्फ इफ़ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। ठीक है, तो योर सेल्फ वर्ड इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें पूछा गया है कि वो क्या है। तो योर सेल्फ क्या होता है आपका, ठीक है, इसमें योर सेल्फ वर्ड आपका होगा प्रोनाउन। क्या होगा आपका, प्रोनाउन। नेक्स्ट पूछा गया, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। व्हाई डू यू नेवर टेक योर फादर्स वर्ड सीरियसली। तो आपको इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एडवर्ब है आपको बतानी है। एडवर्ब कौन सी है ये बतानी है। टेक वर्ड योर सीरियसली, तो देखिए इसमें अगर बात करें आप सेंटेंस की, तो इसमें 2 एडवर्ब यूज़ हुई है, एक तो आपकी नेवर और एक आपकी सीरियसली। और इसमें आपसे पूछा गया है सीरियसली के बारे में। ठीक है, जो सीरियसली है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो नेवर है वो नेवर क्या है, 2 बताया ना मैंने, 2 है, एक तो नेवर और एक सीरियसली। ये तो होती है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, और नेवर होती है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेवर को इसमें नहीं दिया गया है आपसे, इसमें सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर सीरियसली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन। तो नाउन कौन सी है ये पूछा गया। तो विजडम किस तरह की नाउन है। तो विजडम आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट which marked the beginning of the Victorian era was passed by British Parliament in, तो ये कब था, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट कब आया था, 1832 में। विक्टोरियन ने कब आया था आपका, 1832 में ग्रेट रिफॉर्म एक्ट आया था, बिगनिंग हुई थी। गाल्सवर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट। तो कंट्री हाउस क्या है गाल्सवर्दी का, ये द अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे मास्टरपीस, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है। तो फोरसाइट सागा, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूल जाएगा, फोरसाइट सागा इनकी मास्टरपीस है। अब तक इनके बारे में पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में से फोरसाइट सागा एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक पैराग्राफ है, फिर मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ रखा है, आप इस चीज़ को सोल्व करें, पढ़ें, क्वेश्चंस को इसको पोज करके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। और अगर साथ ही साथ मैं इनके आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, इनके जो आंसर्स हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, जो आपका 67 है, 67 का आंसर है आपका फर्स्ट है, 68 का आंसर आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।